नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम विगत वर्षों के दिए गए आए हुए प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आपको आधार दे रहे हैं अगस्त में होने वाली परीक्षा को करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लासेस में, जहां पे 7 जनवरी 2022 का आया हुआ प्रश्न के प्रथम भाग को हम सॉल्व कर चुके थे और आज मैं चर्चा करने वाली हूं 7 जनवरी 2022 के द्वितीय भाग, जिसमें हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र को पढ़ते हैं। तो बिना देर किए हुए, समय को गंवाए हुए हम सीधे आते हैं प्रश्नों पे कि कौन से प्रश्न आपके 7 जनवरी 2022 को पूछे गए थे। द्वितीय भाग के प्रश्न में देखते हैं, चूंकि द्वितीय भाग है तो प्रश्न संख्या 16वां, अर्थात मैं पहला बोलूँ या 16, बात आपको समझ में आएगी ही आएगी। प्रश्न है कि झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है, जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन और भाषाएं भाषा के अधिगम के अंतर्गत आती हैं? अब देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है कि जो ये बातें की गई हैं, इसमें से 4 विकल्प हैं, उसमें से कौन सा सही होगा। अब इस विकल्प में दिया है, क्योंकि जो बच्ची है झारखंड की, अपनी मातृभाषा और हिंदी 2 जानती है और आसपास पड़ोस में जो बोली जाती है वो, और आके अंग्रेजी भी सीखती है विद्यालय में, तो उसको कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। अर्जन और अधिगम की बात पूछी गई है। पहला, मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। दूसरा, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। और उसका तीसरा विकल्प है, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। और चौथा लिखा है, तीनों भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं। आप जानते हैं कि जब हम अर्जन की बात करते हैं तो जो हमारे परिवेश से हमको मिला होता है, ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अर्जन वाली भाषा कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि जो बच्ची है वो हिंदी जानती है और अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है 2, तो ये क्या हो गए, अर्जित, उसका भाषा अर्जन हो गया। और जो वो सीखती है, क्या सीखती है, अर्जन अधिगम किसका कर रही है, अंग्रेजी का। तो आप जानेंगे कि मातृभाषा और हिंदी भाषा क्या है, उसका अर्जन के अंतर्गत आता है, और अंग्रेजी भाषा को सीख रही है, जो उसका अधिगम कर रही है। तो तीसरा विकल्प गलत है और चौथा गलत है। अब इन चारों में से जिस विकल्प में पहला और दूसरा सही कहा गया होगा, वही विकल्प हमारा सही होगा। तो देखिए, पहले ए में लिखा है पहला और दूसरा, बी में लिखा है तीसरा और चौथा, सी में लिखा है पहला और चौथा, और डी में लिखा है पहला और चौथा और दूसरा। तो आप जानते हैं, चूंकि पहला और दूसरा ही सही है, तो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। जिस भाषा को बच्चे अपने परिवेश, अपने आसपास से सीखते हैं, वो उसका अर्जित किया हुआ भाषा है, और अधिगम जो हम सीखते हैं, जन्मजात जो अर्जन की प्रवृत्ति है बच्चों में, वो परिवेश से, जब वहाँ जहाँ, अगर आप में से कोई बच्चा इंग्लैंड में होता, कोई फ्रांस में होता, कोई कहीं भी होता, तो आप जिस परिवेश में जिस भाषा को सीखते, वो आपके अधिगम की भाषा ना होकर अर्जन की भाषा होती, और जब आप अन्य भाषा को सीखते विद्यालय में जाके, तो वो अधिगम की भाषा होती। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अधिगम अर्थात सीखना, जिसको हमने सीखा, जो हमें नहीं मिली थी परिवेश में, अर्जित नहीं थी, लेकिन हमें वो बाद में सीखना पड़ा, उसको हमने सीखा। तो आपके पहले 16वें प्रश्न का सही उत्तर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने की विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है। अब इसमें से कौन सा क्रम है जिसमें से बच्चे लिखना सीखते हैं और शिक्षण शास्त्रीय क्रम में वो आता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला कि सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना। दूसरा, विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना। और विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलाकर अनेक बार कहलाना। अब इसमें जो बच्चों ध्यान देना है कि शिक्षण शास्त्रीय क्रम क्या होगा। शिक्षण शास्त्रीय क्रम, सरल से हम कठिन की तरफ जाते हैं, है ना, आसान से कठिन की तरफ जाते हैं, तो सरल प्रत्यय के बाद कठिन प्रत्ययों की तरफ जाना। तो आपका कौन सा, क्या पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से सही है, क्या वो सरल से विशिष्ट की तरफ जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना, यही प्रश्न पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि सीधी रेखा गोलों को लिखना ये कब आएगा, जब बच्चा बोल चुका हो और उसको अपने पेंसिल से आकृतियां बनाना आ गया हो, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा हो, तो पहला वाला विकल्प सही नहीं होगा।
दूसरे में लिखा है तीसरा, विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। ये तो बिल्कुल नहीं, बुला के लिखवाना ये कब होगा? जब बच्चों को विशिष्ट आकृतियां बनानी आ गई हों और सीधी रेखा और गोला वो बनाना सीख गए हों, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सी में लिखा है दूसरा पहले कि विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की आकृतियां बनवाना। हम बच्चों को ये शेप सिखाते हैं, लाइन सिखाते हैं, ठीक है, रेखाओं से बनाते हैं, आकृतियों से जोड़ते हैं, उसके बाद फिर उनको हम एक लाइन खींच के गोला बना के बच्चों को ये लिखना सिखाते हैं। तो पहला क्रम हमारा क्या होगा? दूसरा संख्या पहले क्रम में आएगा और पहला दूसरे पे। तो यहाँ देखिए दूसरा पहले है और पहला दूसरे नंबर पे है। और विद्यार्थियों को जब बच्चा ये सीख जाएगा तब हम उनसे बुलवा के फिर उसको लिखवाते हैं, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? जो शिक्षण शास्त्रीय क्रम है, पहले बच्चों से आकृति, फिर बच्चों को उन आकृतियों को खड़ी पाई, पदेन है जो भी हम खड़ी पाई खींचते हैं, रेखा लगाते हैं, गोला बनाते हैं और बच्चों को लिखना सिखाते हैं। तो हमारा क्रम जो होगा वो पहला सी में दूसरा, पहला और तीसरे के रूप में सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है 17वें प्रश्न का। 18 देखिए, प्रश्न संख्या 18 कि शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़ें। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं सिखाए जा सकते? क्या सिखाए जाएंगे इसकी बात नहीं की गई है। जो जोर दिया गया है कि क्या नहीं सिखाया जा सकता, दीवार पे लगे हुए मुद्रित शब्द या लिखित शब्द जो आकार में बड़े होते हैं और इस तरह लगे होते हैं कि वो दिखाई दें, तो वो कौन से ऑप्शन में आएंगे? कौन सी चीज़ हम उससे नहीं सिखा सकते? पहला देखिए कि वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, ये हम सिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा क्योंकि फोकस नहीं पे है। फिर है कठिन शब्दों का उच्चारण, बच्चा देख रहा है, लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण होने का कौशल वहाँ पे नहीं हो रहा है। पठन कौशल हो रहा है लेकिन बच्चा वाचन नहीं कर रहा है। तो हो सकता है ये प्रश्न का उत्तर हो, लेकिन हम बाकी विकल्पों को देख लेते हैं। ध्वनि के नियमों को समझाकर पढ़ना, मूल शब्दों की समझ, ये दोनों सीखते हैं बच्चे इसके द्वारा, लेकिन वाचन नहीं हो रहा है। बच्चा उसको क्या कर रहा है? कौशल नहीं सीख रहा है दीवार के उसके द्वारा। तो जाहिर सी बात है आपका प्रश्न जो 18वां प्रश्न है उसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नहीं, बी है, सी नहीं है। कठिन शब्दों का उच्चारण, हमें बोलने में अगर दिक्कत हो जाए तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बी ही बताया था। प्रश्न संख्या 19, कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। उसके बाद विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। उसके बाद विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किससे सबसे अधिक करीब है? इस विधि में ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा किस अवधारणा, किस परिकल्पना के सबसे करीब आएगा? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे करीब किस अवधारणा में ये प्रश्न आएगा। चलिए, इसमें दिया है क्रेशन की निवेश परिकल्पना। क्रेशन ने निवेश दिया था कि बच्चों में हम क्या करके उसमें सिखाने के अधिगम की तरीके और बढ़ा सकते हैं। श्वेन की उत्पाद परिकल्पना, वर्नर का विकास सिद्धांत, ये क्रेशन का अर्जन अधिगम परिकल्पना। आप जानते हैं चूंकि बच्चों को काल के बारे में पढ़ाया गया, अब उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद जब काल पढ़ाया गया तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल होते हैं। बच्चों को बदलने की बात की जा रही है कि कौन सा जो वाक्य है किस काल में होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं? वर्तमान से भविष्य, भविष्य से भूत में बदल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? बच्चे अपनी बातों में जो सिद्धांत की बात की जा रही है उसमें आप जानते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं? बच्चे अपनी चीज़ों को
उत्पादित कर रहे हैं, है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से उस वाक्य के बनाने में, उत्पादित करने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, उस वाक्य उस काल के अनुसार, काल की दी गई परिभाषा के अनुसार। तो अब जानते हैं कि क्रेशन की निवेश की है, विकास का सिद्धांत है, और भाषा अर्जन को छोड़ के जो स्वयं ने दिया था कि बच्चे अपने अंतर की, जो अंतर का सामना करना पड़ता है उनको, उससे क्या करते हैं, मानसिक क्रियाओं के द्वारा भाषा के निर्माण में उनकी सहायता मिलती है। ये मानना किसका है, मेरिल स्वैन का। इनका नाम था मेरिल स्वैन। वो कहते हैं कि जो उत्पाद के 3 कार्य होते हैं, जो उत्पाद है वो 3 तरह से कार्य करता है। पहला, ध्यान देने योग्य कार्य, कि जो कहने योग्य है पहले उस पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि परिकल्पना, परीक्षण कार्य। और तीसरा, धातु भाषात्मक कार्य। इसमें जो भाषिक रूप से बच्चे बोलते हैं उसको प्रतिबिंबित भी करते हैं वाक्यों के रूप में। तो इसका सही उत्तर, अगर मान लीजिए आपको सिद्धांत नहीं याद आया उस वक्त, तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाषा में जो काल है उसको स्वयं से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के उत्पादित, मतलब उसको एक नए वाक्य में अनुमान लगाने में सहायक हो रहे हैं। तो ये उत्पाद परिकल्पना के रूप में आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ये निवेश की परिकल्पना नहीं है। बच्चा उससे क्या कर रहा है, नया सोच रहा है, नए शब्द को उत्पादित कर रहा है, काल में स्विच करने में, उस काल से भूतकाल से वर्तमान काल में आने में स्विच कर रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वयं की उत्पाद परिकल्पना। 20वां प्रश्न देखिए, एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है। वो विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने में सबसे कम योगदान देगा। अब कह रहे हैं कि यह जो विधि है वह ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आपके सुधार लाने के लिए, गतिविधि में सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देगी। क्या अभिव्यक्ति में स्पष्टता, जब बच्चे संवाद करेंगे तो अभिव्यक्ति उनकी स्पष्ट होगी, तो ये क्या हो रहा है, कम नहीं, योगदान ज्यादा है उसका। सक्रिय स्वरण हो रहा है तभी बच्चा एक दूसरे से संवाद कर पाएगा, तो ये भी हो रहा है, ये कम योगदान नहीं है, ये ज्यादा में आएगा। वाक्य रचना बच्चे करेंगे तभी तो बात करेंगे, जैसे मुझे आपसे बात करना है, अब मुझे आप कोई इमेजिन, अध्यापक हो तो इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मान लो कुछ मुझे आपको इमेजिन करना हो, कल्पना करना हो, तो हम आप कुछ संवाद करने के लिए कहेंगे, हम उसके लिए वाक्य रचना करेंगे, तो ये भी हो रहा है। शब्द संपदा ये सबसे कम योगदान देती है, कि इसमें जो शब्द संपदा है वो इसके होने में सबसे कम योगदान देती है, क्योंकि वहाँ पे संवाद, अभिव्यक्ति और वाक्य सक्रिय श्रवण को मुख्य योगदान देने में कारगर बनाया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20वां, शब्द संपदा। 20 का डी उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी। बी, पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। सी, लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है। डी, कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। बच्चों में क्या करेंगे कि दृश्यात्मकता सिखाने के लिए बच्चों को हम विजुअल कर सकें, कि बच्चे उसको सोच पाएं, कल्पना में ला पाएं। तो यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी। अगर हम बच्चों को ये कहते हैं तो बच्चे चीज़ों को अपने कल्पना के अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, और ये सर्वाधिक उपयुक्त होता है जब हम बच्चों से कहते हैं कि कोई भी कहानी किस तरह से, किस दशा और दिशा में हुई होगी, तो बच्चा अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करेगा, तो उसकी दृश्यात्मकता, हमारे सामने एक चित्र उभरने लगता है मनस पटल पे, तो उसी की बात हो रही है कि बच्चों में सर्वाधिक क्या होगा। जब हम बच्चों से कहेंगे अब पाठ्य सामग्री में चित्रों को देखो बताओ, तो बच्चा उसे इमेजिन कर लेगा, लेकिन दृश्यात्मक बनाने के लिए हर बच्चा अपने अपने हिसाब से क्या करेगा, दृश्यात्मकता को अपनी इमेजिनरी से जोड़ेगा। तो हमारा 21वें प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट हो गया है, उसको देख लीजिएगा। मिसप्रिंट में थोड़ा सा श का प्रयोग आ गया है, तो इसको आप सही पढ़िएगा कि मैंने सही ही पढ़ा है। ये जो स आ गया है एक्स्ट्रा, इसको आप हटा दीजिएगा। तो कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद, अब पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि ऐसी है जो कहानी पढ़ने के बाद बच्चों के कौशल विकसित करने में सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है, उसको पूछा गया है।
देखते हैं क्या लिखा है। इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये उपयुक्त विधि नहीं होगी। बी में लिखा है, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी उसी तरह प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। सी, कहानी में किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। ये बिल्कुल नहीं है। बच्चों के कौशल को विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि पूछी गई है। तो जब आप बच्चों से जब आपको कौशल उसमें बच्चों को बढ़ाना है, तो जब बच्चों से कहेंगे कि पात्र ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, तो ऐसी ही प्रतिक्रिया की आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो बच्चा अपने कौशल में दृश्यात्मकता भी ले आएगा, बोलना भी उसका सही होगा, और वो अपने उस दृश्यात्मक अपने मौलिकता के द्वारा क्या करेगा, उस प्रश्न में अपने आप को जोड़ पाएगा, और वाचन जो उसका है वो अपने वाचन कौशल को और अपने जो उसका कौशल है इमेजिनरी का, उसको कर पाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कल्पना वाली बात नहीं, पढ़ी गई कहानियों का वीडियो नहीं, बल्कि जब बच्चों को हम वैसी ही प्रतिक्रिया से जोड़ेंगे उसके जीवन से, तो उसमें उसका कौशल सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि के रूप में वहाँ पे सामने आएगी। 23वां प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है? वह कौन सी विधि है जिसको देख के आप कहेंगे कि यह बच्चों को सहायता देने का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उससे सीखें, किन्हीं 2 नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। अब अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है, तो ये हो सकता है क्योंकि बच्चा खुद सुनेगा, क्या सीखा वो खुद बताएगा, तो अध्यापक यहाँ पे कहीं जुड़ा नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे कि विद्यार्थियों को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दें जिसमें शुरू से ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों। इसमें अध्यापक क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं होगा। फिर है तीसरा कि विद्यार्थियों से मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहें। अध्यापक इसमें जुड़ा है, तो इसमें बात की गई है कि अध्यापक द्वारा सहायता की गई बात का उदाहरण नहीं है, तो ये उदाहरण है जिसमें अध्यापक जुड़े हुए हैं, तो नहीं होगा उत्तर। विद्यार्थियों को विषयों की सूची दें जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है और कौन कौन से बिंदु बोले जाएं उसके लिए संकेत देंगे, तो अध्यापक का सीधा जुड़ाव है बच्चों के साथ। तो जो पहला है, जब बच्चा पॉडकास्ट सुन रहा है और उसके सीखे हुए शब्दों को बता रहा है, तो अध्यापक वहाँ पे कहीं सहायता नहीं कर रहा है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 23वें का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 24वें प्रश्न पे कि विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? अब आपका प्रश्न है कि इसमें कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा बच्चा पूर्व सर्ग। अब पूर्व सर्ग क्या होता है आप जानते हैं कि जब पूर्व सर्ग की हम बात करते हैं तो यहां पे एक मिनट, चलिए करें कि जब पूर्व सर्ग होता है, ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। फिर है पूर्व सर्गों के बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना। एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बताना। डी, वाक्य देना, विद्यार्थियों को इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण नहीं है। निगमन विधि, आगमन विधि, ठीक है ना। तो अब पूछा गया है कि विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? अब जाहिर सी बात है, जब बच्चों को हम सिखाने के लिए जब निगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो बच्चा कैसे आगे की तरफ और आगे +1 में करता जाए। तो अब क्या कह रहे हैं कि पूर्व सर्ग के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। जब हम जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसी चीज़ की परिभाषा दी जाती है और परिभाषा देने के बाद हम क्या करते हैं, पहले हम बच्चों को परिभाषा देते हैं और उसके बाद हम उनमें ये करते हैं कि कैसे बच्चा उसका उदाहरण दे सकता है। तो जब उदाहरण, नियम पहले होता है और फिर हम उसको उदाहरण देते हैं।
है ना, जो निगमन विधि होती है नियम पहले और फिर उदाहरण की बात होती है। तो जब इसकी बात होगी तो हम यहाँ पे देखिए पहले विकल्प में लिखा है कि पूर्व सर्ग के प्रयोग के नियम बताना। जो पूर्व सर्ग कैसे लगेगा, कैसे प्रयोग होगा, इसका पहले हम नियम बच्चों को बताएंगे। और निगमन विधि कहती भी यही है कि कैसे हम बच्चों को नियमों से जोड़ें और उस विधि के द्वारा बच्चों को उदाहरण उसके दें और बच्चा उससे सीखता जाए। क्योंकि जब हम बच्चों को पूर्व सर्ग क्या है बता देंगे, उसका उदाहरण दे देंगे, तो बच्चा उस पूर्व सर्ग से अपने आप को जुड़ाव क्या कर लेगा, महसूस कर लेगा। क्योंकि व्याकरण है और व्याकरण में क्या करते हैं हम, परिभाषा उसको स्पष्ट करती है और उदाहरण उसको पूर्णतः स्पष्ट कर देता है, चाहे वो कोई भी व्याकरण का नियम हो। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए कौन सा निगमन विधि है, ये है नियम बताना और उदाहरण देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बच्चों को बहुत से उदाहरण देना। पहले हम नियम बताएंगे फिर उदाहरण देंगे। फिर करें गद्य खंड के साथ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को पहले हम बताएंगे ना कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, या अब जब भी हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, जब पूर्व सर्ग में ने पे का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होता है पूर्व सर्ग, उसकी बात करेंगे। तो ये तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। हम निगमन विधि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ निगमन विधि में नियम पहले उदाहरण बाद में, इसके आधार पे पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस प्रकार के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन लिखा है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, बी भाषा शिक्षा नीति, सी कार्यालयी शिक्षा नीति और डी शिक्षा के लिए बहुभाषा नीति। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि भाषा शिक्षा नीति इस बात को नहीं कहती है। हम जब बात करते हैं कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए उसमें सीधे भाषा को जोड़ा गया, किससे, मातृभाषा से। उसके बाद ट्रांस लैंग्वेजिंग की बात की गई कि बच्चा जो मातृभाषा है उसको अन्य भाषाओं से जोड़ के उसको सिखाने की कोशिश की जाए। तो कार्यालय शिक्षा भी नहीं होगी और बहुभाषावाद तो है, लेकिन बहुभाषावाद किसके साथ, मातृभाषा के साथ। बच्चा जो अपने घर से, जो परिवेश से अर्जित करके भाषा लाता है, उसके साथ ही उस भाषा को अन्य भाषाओं के सिखाने में क्या करते हैं हम, अधिगम कराने में अन्य भाषाओं के साथ उसको जोड़ते हैं, जिससे बच्चा अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो ये जो भाषाएं जोड़ते हैं ये मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 25वें का ए वाला ऑप्शन। 26 देखिए, बच्चों द्वारा, फिर उसका रिक्त स्थान है, को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखते हैं पत्र। क्या पत्र प्रामाणिक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पत्र औपचारिक अनौपचारिक कई तरह के होते हैं। अब इनकी प्रामाणिकता किस आधार पे हम तय करेंगे, इसमें कोई तथ्य आपके पास दिया नहीं गया है, तो ये प्रामाणिक स्रोत नहीं होगा। किसका? बच्चों द्वारा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक, अब चूंकि बच्चों द्वारा पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में क्या देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकें अलग अलग होती हैं। इसमें श्रुति लेख, जो इमला हम कहते हैं, क्या ये भी होगा? ये भी नहीं होगा। इसमें सही उत्तर है साहित्य। साहित्य, वो साहित्य के ही अंश को हम प्रामाणिक मानते हैं और उसको ही पाठ्य पुस्तक में हम लाते हैं। तो यहाँ बच्चों द्वारा जो साहित्य को जो पढ़ना होगा वो प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? कौन सा उपकरण है जो सबसे प्रभावशाली है बच्चों के भाषा सीखने के आकलन का? लिखित परीक्षा। क्या लिखित परीक्षा ही मात्र बच्चों के सीखने का सबसे बड़ा हो सकता है? आप जानते हैं कि ये उसका अंग हो सकता है, लेकिन यही हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब हम भाषा का आकलन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि जब हम भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो हम चरणों का प्रयोग करते हैं कौन कौन से होते हैं? पूर्व लेखन, प्रारूपण, और उसमें हम देखते हैं संशोधन और पैराग्राफ का उसमें। तो इसमें प्रभावशाली उपकरण श्रुत लेख भी नहीं होगा, दिया गया कार्य भी नहीं होगा।
वो अवलोकन होगा, क्योंकि आकलन की बात की गई है। किसके? कौन सा भाषा सीखने का सबसे सटीक आकलन है, उपकरण है। तो हम इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा कि यहाँ जब हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों के द्वारा जब हम बात करेंगे प्रामाणिकता की, तो उसमें उनकी क्षमता देखते हैं बच्चों की, कि बच्चों की क्षमता क्या है, किस बात का आकलन करना है, बच्चों की क्षमता, बच्चों के संबंधित विषय के ज्ञान, भाषा के संबंध में ज्ञान, उनका सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से देखना, ये सब किस में आएगा? अवलोकन में आएगा। कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति कितनी है, लिखित कितनी है, वाचिक कितनी है, पठन की कितनी है, कितना उसका अवबोधन हुआ है, इसका हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं अवलोकन के द्वारा। तो इसमें निकलता है कि सबसे प्रभावशाली हमारा क्या है उपकरण? अवलोकन, जो बच्चों के मौखिक, उसके अभिव्यक्ति, उसके भाषा सीखने के चरण कैसे 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 हुआ है, कैसी वो अभिव्यक्त कर रहा है, और कैसे उसकी मौखिकता, मुखरता और मौलिकता आगे बढ़ रही है, इन सबको हम अवलोकन उपकरण के द्वारा देखते हैं। 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री का उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रश्न संख्या आपका 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। अब देखिए, जो प्रामाणिक पठन सामग्री होती क्या है? जिसमें एक दृष्टिकोण मिले बच्चों को, जो प्रामाणिकता हो गई, और उसमें क्या होगा? जो हमारे प्राकृतिक भाषा से सांस्कृतिक भाषा के संबंधों को दिखाएगी, वो भी हमारी पठन सामग्री होती है प्रामाणिक। अब देखते हैं कौन सा उद्देश्य। ध्वनियों की ये सूचना लिखा है, आधा लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। फिर लिखा है किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। सी, अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट का वीडियो, बिल्कुल नहीं, प्रामाणिक पठन सामग्री की बात की गई है। अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है कि कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में किया जा सकता है। तो जब हम पत्रिकाओं की बात करते हैं या ऐसी चीज़ें जिसमें लगातार अप टू डेट मतलब जिसमें बार बार कुछ ना कुछ प्रामाणिक डाला जाए, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए, प्रासंगिक स्रोत बना रहे, तो इन चारों विकल्पों में जो ये व्यंजन सूची है ये अप टू डेट रहती है। बाकी तीनों जो सूचना है वो अप टू डेट नहीं है। तो यहाँ पे इस चारों विकल्पों के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री, इनमें से, ठीक है, और जब पठन सामग्री की प्रामाणिकता की बात होती है तो उद्देश्य उसका वही होता है जहां पे हम चीज़ों को एक साथ दे दें कि बच्चा जो पढ़ रहा है, जो लिख रहा है, जो कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे जो हमारी ये थी ना, ये आपकी अलग थी, तो इसमें से जो विकल्प सही बनेगा उसका उत्तर दिया गया है। 29वां प्रश्न देखते हैं कि किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा। पूछा गया है कि कौन सा ऑनलाइन जो उपकरण है वो बच्चों की मदद करेगा। देखते हैं कौन कौन सा है इसमें ऑप्शन। जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई रिकॉर्डिंग, जटिल शब्दों को रिकॉर्डिंग की गई है किसमें? सरल शब्दों में। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसकी बात तो ये आपका सबसे अधिक मदद तो नहीं करेगा, क्योंकि जटिल कथानक की संरचना को समझना है, तो शब्दों की सरलता से और उसके कठिन से कोई बदलाव नहीं होगा। बी है किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के आधार पर बदलकर पठन सामग्री, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को सरलता की तरफ ले आना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है एक ऐसा मानस मानचित्रण, माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया जाए। अब देखिए, जो माइंड मैपिंग होती है एक्चुअल में ये कल्पनाओं को एक साकार रूप देने के लिए बनाई जाती है, और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें बुद्धिशीलता बढ़ती है बच्चों की, और क्या होता है? बच्चों के आलोचनात्मक स्तर में सुधार होता है, बच्चों की स्टोरी बोर्डिंग जो प्रस्तुतियाँ होती हैं वो अच्छी होती हैं, पढ़ने और लिखने के कौशल में सुधार होता है। अब चूंकि ये क्या करते हैं, जो हमारे माइंड मैपिंग होते हैं, इसके द्वारा हम बच्चों के दृश्य मानचित्र को, जो बच्चों को दिख रहा है, दृश्य मानचित्र को बुद्धिशील विचारों के बढ़ाने में प्रयोग करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं डी क्या लिखा है। ऐसा खेल जिसमें पठन
ये नहीं होगा पुरस्कार के रूप में। चूंकि बात की गई है सबसे अधिक ऑनलाइन में कौन सा उपकरण काम करेगा, तो वो माइंड मैपिंग, मानचित्रण किया जाएगा। तो बच्चों के सीखने में सबसे अधिक सहायता करेगा मानचित्रण अर्थात माइंड मैपिंग। इसका उद्देश्य होता है बच्चों में कल्पनाशीलता के साथ साथ बुद्धिशीलता को बढ़ाना। उसके विभिन्न स्तरों को हम उसमें ले आएंगे, उसमें सम्मिलित करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी ने नववर्ष के उत्सव आयोजन में एक अनुच्छेद लिखा। नववर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुएं और लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। बच्चे ने इस पे जो कुछ लिखा है अनुच्छेद में, उसमें किस पर ध्यान देने की बात, क्योंकि जो बच्चे ने लिखा है इसके आधार पे एक शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे कि बच्चा किस पर ध्यान दे। क्या वो विचारों को समेटने पे ध्यान दे, संरचना पर ध्यान दे, प्रारूपण पर ध्यान दे या संपादन पे ध्यान दे। अब जो बातें पूछी गई हैं, आप जानते हैं कि अनुच्छेद के लिखने में पूर्व लेखन पहला चरण होता है, दूसरे में क्या आता है उसका प्रारूपण। अब पूर्व लेखन क्या होता है कि जो विषय है उसके लिए एक दृष्टिकोण हम निर्धारित कर दें कि ये ऐसा इतना यूं ऐसा होगा, ये होता है उसका पूर्व लेखन। फिर होता है उसका प्रारूपण। क्या होता है कि जो वाक्य बनेंगे, कैसे वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे, लेखन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो प्रारूपण होता है। फिर जो तीसरा होता है वो होता है संशोधन। प्रारूपण में हम क्या देखते हैं, पैराग्राफ को डिसाइड करते हैं वाक्यों के साथ। जब हम बात करते हैं संशोधन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पुनरावलोकन होता है संशोधन में, उसको सम्मिलित करते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने संशोधन में उसके त्रुटि जितनी भी है उसको सुधार लिया, संपादन क्या होता है कि जब हम किसी लेख को सार्वजनिक रूप से सम्मिलित करते हैं, जब उसको हम कहीं सार्वजनिक रूप में उसको प्रकाशित करने वाले होते हैं, तो वह उस योग्य बन जाए कि उसके भाषा, भाव और क्रम में पूर्व रूप से निर्धारण हो सके और वो समायोजित लगे। तो जो बच्चे ने लिखा है उसमें वो समायोजन, संपादन सही से नहीं किया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, संपादन करने की क्षमता बच्चे में बढ़ाने की बात की जाएगी, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो पूर्णतः संपादित नहीं है। जो अगर ये होता कि नववर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे के समय आमंत्रित किया, हम सब केक की दुकान पर थे और हमने केक बनवाया, हम खाने पीने की वस्तुएं भी ले आए। अब उसमें क्या होता है, एक पूर्व लेखन कर लिया होता, उसका आपने प्रारूपण कर लिया होता, तो वो सही रूप में संपादित होकर रचना लेख आपके सामने अनुच्छेद के रूप में आता। तो इसकी कमी है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, संपादन के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, संपादन के लिए हम कहेंगे, जिससे बच्चे का ये सही हो सके। अनुच्छेद के लिए संपादन कर ले तो वो लेख को और अच्छा सार्वजनिक रूप से उस लेख को स्रोत के रूप में जब आगे ले आएंगे तो उसके लायक हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये हमारे थे 7 जनवरी 2022 को आने वाले प्रश्न पत्र, जिनको हमने अपने इस स्तर को बोधगम्य बनाने की कोशिश की कि परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में आपने देखा कहीं भी एक प्रश्न के अलावा, जहाँ पे क्रेशन और जो आपके स्वतंत्र थे उनके अलावा कोई और भी सिद्धांत और उनकी विचारधारा की बात नहीं की गई थी, लेकिन सब में अधिगम, बहुभाषावाद, बच्चों के निगमन आगमन विधि, जितनी भी विधियाँ होती हैं उन पे प्रश्न घुमा घुमा के पूछे गए थे। तो जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हो सकता है सीधे सीधे प्रश्न सिद्धांतकारों के रूप में आए ना आए, लेकिन उनसे संबंधित, जैसे भाषा अर्जन की बात आ गई, भाषा किस रूप से बच्चे अधिगम करते हैं, कहाँ से भाषा अर्जन में होती है, तो ये सब रूप कहीं ना कहीं सिद्धांतकारों की बातों को परिपुष्ट करते हैं, आ रहे हैं, लेकिन सीधे रूप में नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, सिद्धांत पढ़ने, सिद्धांतकार पढ़ने हैं, सिद्धांत के मुख्य अंश पढ़ने, और साथ ही साथ हमें ये पढ़ना है कि अगर एक बच्चा सीख रहा है तो उसका नहीं वाला क्या ऑप्शन होगा, और अगर हो रहा है तो क्या ऑप्शन होगा। प्रश्न घुमा के किसी भी रूप में हो सकता है। पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य शिक्षक बनना है और हमारा उद्देश्य आपको शिक्षक बनाना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे विगत वर्षों में आए हुए और प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। आपको मात्र इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जिसका हमारा नाम है गैलेक्सी टीचर क्लासेज।
और उद्देश्य आप सबको पता है, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।